हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, आरओ की परीक्षा के लिए खास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्लास जो होती है न केवल आरओ बल्कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीएससी, एमपीपीएससी तथा आरपीएससी जैसे और साथ ही साथ एक दिवसीय परीक्षाएं जिनमें बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि सम्मिलित है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये डेली क्लास आपके समक्ष लाई जाती है। शाम को 7:30 बजे क्लास आपको मिल जाती है। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा अप्रैल महीने का जो पैकेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट बॉक्स चेक करेंगे तो वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए सूचना है कि जो मार्च महीने का कंप्लीट पीडीएफ था वो प्रोवाइड कर दिया जा चुका है, ग्रुप में आपको मिल चुका है। आप वहां पर आसानी से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखा जाए तो 50 से 55 पेज की ये पीडीएफ है, जिसमें पूरे महीने के जो करंट अफेयर उनको अच्छे से समाहित किया गया है। इससे बाहर देखा जाए तो करंट अफेयर कुछ भी नहीं आने वाला आपकी परीक्षा में। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उन्हीं सारे पॉइंट को, बिंदुओं को समाहित किया जाता है। आप बहुत से करंट अफेयर इधर उधर आप पढ़ेंगे, उनमें देखा जाए तो इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, उतना ज्यादा जितना ज्यादा दे दिया जाता है आपको, उतनी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट चीजें होती है वही आपको कंपाइल करके यहाँ पर प्रदान की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की न्यूज है, करंट अफेयर की न्यूज पर चर्चा करें। सबसे पहले देखते हैं ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन। यहाँ पर हम चर्चा करें तो ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जो है रक्षा निखिल खड़से के द्वारा किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है। परीक्षा में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन जो खड़से रक्षा निखिल है उनके द्वारा किया गया था। आगे हम चर्चा कर ले। जो इसका थीम है, थीम क्या है? फॉरगिंग। ठीक है, फॉरगिंग द पाथ ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, फॉरगिंग द पाथ ऑफ ग्लोबल लीडरशिप इसका थीम था। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसको जाने रहिएगा। और इसका उद्देश्य यही था कि जो ई स्पोर्ट्स है उस ई स्पोर्ट्स कल्चर को भारत में बढ़ावा दिया जाए। भारत में कैसे ई स्पोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा प्रमोट किया जा सकता है, उसी प्रमोशन के लिए, उसी उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया था, ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। उद्घाटन किसने किया? थीम क्या था? ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अगली खबर पर चर्चा करें तो जो रथ यात्रा है, पुरी की रथ यात्रा, आप सब बखूबी जानते होंगे। पुरी की रथ यात्रा और बाली यात्रा, जिसको आप लोग बाली यात्रा के नाम से भी जानते हैं। यात्रा जो होती है उसको यात्रा भी कहा जाता है। बाली यात्रा आप जानते होंगे। तो बाली यात्रा और जो रथ यात्रा है, अब संगीत नाट्य अकादमी की विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, जो रथ यात्रा है और बाली यात्रा है इसको संगीत नाटक अकादमी की विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। यहां पर चर्चा करें तो यूनेस्को अमूर्त विरासत का दर्जा हासिल करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए उड़ीसा की रथ यात्रा और बाली यात्रा को संस्कृति मंत्रालय के तहत संगीत नाट्य अकादमी के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में इसको समाहित किया गया है। जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो राष्ट्रीय सूची है उसके अंतर्गत, और राष्ट्रीय सूची किसकी? जो संगीत नाट्य अकादमी की राष्ट्रीय सूची है उसके अंतर्गत रथ यात्रा और बाली यात्रा को सम्मिलित किया गया। रथ यात्रा के बारे में बखूबी जानते हैं, बाली यात्रा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बाली यात्रा जो होती है कटक उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, इसी टाइम पर बाली यात्रा आयोजित की जाती है, अक्टूबर नवंबर माह में। यहां पर देखा जाए कार्तिक पूर्णिमा जो होता है, इसमें देखा जाए हमारे साइड क्या है कल्चर, कहा जाता है इस दिन अमृत बरसता है। ठीक है, जो कार्तिक पूर्णिमा होती है इस दिन लोग खीर बना के छतों पर रखते हैं, अपने अपने छत पर रखते हैं, और फिर लोग कहते हैं कि उस दिन अमृत बरसता है। अगले दिन सुबह उस खीर को खाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाली यात्रा का आयोजन किया जाता है। आगे हम चर्चा कर ले। यह प्राचीन समुद्री व्यापार का प्रतीक है। जो बाली यात्रा है यह प्राचीन समुद्री व्यापार का प्रतीक है। उड़ीसा के व्यापारिक इतिहास से जुड़ा हुआ, जो उड़ीसा की व्यापारिक इतिहास यात्रा है उसी यात्रा से जुड़ा हुआ है बाली यात्रा। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा में आयोजन किया जाता है जो अक्टूबर नवंबर माह में पड़ता है। और जो पुरी का रथ यात्रा है उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं है, आप सब कुछ परिचित हैं। आगे हम देखें, अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। कल मैंने 2 जीआई टैग के बारे में बताया था तमिलनाडु के। आज यहां पर देखा जाए गुजरात के एक जीआई टैग के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम क्या है? सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? गुजरात राज्य से है। गुजरात में अगर जो शहर पूछ ले या जिला पूछ ले तो अहमदाबाद जिले से है। ठीक है, अहमदाबाद जिले के सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग प्रदान किया गया। यहां पर हम चर्चा कर ले तो अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संजोई गई पारंपरिक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जो है, इस कला को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक प्रदान कर दिया गया है। यह अनूठी हस्त निर्मित
वस्त्रकला गुजरात के सांस्कृतिक धरोहर की महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया गया है। यानी कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट है, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध अहमदाबाद जिले से है। अहमदाबाद जिले के जमालपुर क्षेत्र जो है वहां पर इसको की जाती है। ये जो प्रिंट है, ठीक है, कढ़ाई का कार्य है, ये कढ़ाई का कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ऐसे कढ़ाई की जाती है, ये कढ़ाई ऐसे की जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम बात करें अगली खबर पर। जो मोहसिन नकवी है, ठीक है, मोहसिन नकवी, ये है मोहसिन नकवी, फोटो आप देख लीजिए। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद जो है, एसीसी है, एसीसी के अध्यक्ष बन गए। पहले एसीसी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जय शाह थे। जय शाह के बाद देखा जाए, जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने, उसके बाद श्रीलंका के एक व्यक्ति थे वो बने एसीसी के चेयरमैन, और अब देखा जाए वर्तमान में तो मोहसिन नकवी जो है, ये मोहसिन नकवी बने हैं एसीसी के चेयरमैन, यानी कि एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए। मोहसिन नकवी जो वर्तमान में देखा जाए पाकिस्तान यानी कि पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं। ये मोहसिन नकवी जो है ये पीसीबी के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ खास बात ये है कि ये पाकिस्तान के गृह मंत्री भी, होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। और आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो अब एशियन क्रिकेट परिषद, जो एशियाई क्रिकेट परिषद है, उसके अध्यक्ष का भी इन्होंने पदभार संभाला है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया। किसका? सम्मी सिल्वा है, ये श्रीलंका के थे, इन्हीं का स्थान लिया है। परीक्षा में आपसे सम्मी सिल्वा की जगह जय शाह लिख देगा, जय शाह से कंफ्यूज मत होइएगा। जय शाह के बाद सम्मी सिल्वा जो थे ये बने थे एसीसी के अध्यक्ष, और अब देखा जाए अब कौन बने हैं? मोहसिन नकवी बने हैं। ये पीसीबी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और साथ ही साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। अगली खबर पर चर्चा करें तो युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्राफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो युवा स्पार्क है, युवा स्पार्क के जो संस्थापक है आकर्ष श्राफ, ये आकर्ष श्राफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 अप्रैल को यह सम्मान प्रदान किया गया इनको। यहां पर हम चर्चा कर लें तो युवा स्पार्क के जो संस्थापक है आकर्ष श्राफ को भारत की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने के लिए, भारत में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से जो आंगनवाड़ी का डिजिटलीकरण है उस डिजिटलीकरण को, तथा साथ ही साथ जो ग्रामीण शिक्षा के बुनियादी ढांचे होते हैं उनके विकास करने के लिए ही जो युवा स्पार्क के संस्थापक है आकर्ष श्राफ, इनको प्रदान किया गया है 3 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। ठीक है, 3 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। आगे हम चर्चा करें अगली खबर क्या है? अगली खबर है सोहिनी राजोला के बारे में। अब सोहिनी राजोला नियुक्तियों के दृष्टिकोण से इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। नियुक्ति के दृष्टिकोण से इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जो सोहिनी राजोला है इनको एनपीसीआई का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है यहां पर देखा जाए तो एनपीसीआई का। चर्चा कर ले यहां पर तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सोहिनी राजोला को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। और इंपॉर्टेंट हो जाता है एनपीसीआई, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए जो आप यूपीआई वगैरह करते हैं वो एनपीसीआई के अंतर्गत ही आता है। और देखा जाए वर्तमान में एक चरमोत्कर्ष पे पहुंचती हुई संस्था है और उसका कार्यकारी निदेशक बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है, और उस दृष्टिकोण से नियुक्तियों के संदर्भ में आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सोहिनी राजोला का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सोहिनी राजोला जी। आगे हम बात करें, एक खबर है मिस्र फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन ने दक्षिणी शहर लक्सर में ऐतिहासिक रमेसिया मंदिर और कब्रों तथा इमारतों का पता लगाया है। जो मिस्र का रमेसिया शहर है, इसी रमेसिया शहर में देखा जाए तो जो मिस्र और फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन था, दोनों का कंबाइन पुरातत्व मिशन था। ये कल की खबर है और इसको आज यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो मिस्र का शहर था, उस शहर मिस्र के शहर में क्या क्या खोजा गया? जो रमेसिया मंदिर है, रमेसिया मंदिर खोजा गया, कब्र तथा इमारतों की भी पहचान की गई है। चर्चा कर ले पॉइंट की तो मिस्र फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन ने मिस्र के दक्षिणी शहर लक्सर में ऐतिहासिक रामेसिया मंदिर, कब्रों और इमारतों का पता लगाया है। मिशन ने तीसरे मध्यवर्ती काल लगभग 1000 यानी कि 1069 से लेकर 525 ईसा पूर्व की कब्रों का एक समूह पता लगाया है। और मंदिर के जो आसपास का क्षेत्र है, जो रामेसिया मंदिर है, इस रामेसिया मंदिर के आसपास देखा जाए तो जैतून के तेल और शहद के भंडार का भी पता चला है। यानी कि जो रामेसिया मंदिर है, परीक्षा में आपसे यही पूछ सकता है कि हाल ही में मिस्र के किस मंदिर के समीप जैतून के तेल और शहद के भंडारण का पता चला है, या कहां पर पता चला है, ये भी पूछ सकता है। तो मिस्र का शहर है लक्सर,
वहीं पर देखा जाए तो जैतून के तेल और शहद के भंडारण का पता चला है। और ये कहाँ पता चला है? रामेसिया मंदिर है, उसी रामेसिया मंदिर के पास पता चला है। उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया जा रहा था? तो मिस्र के और फ्रांस के जो उत्खनन करता है उनकी एक संयुक्त टीम थी, उसी संयुक्त टीम के द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा था। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। लखनऊ नगर निगम रहा स्वच्छता जन भागीदारी में अव्वल, और इसको प्रथम पुरस्कार इसीलिए मिला है। जो लखनऊ नगर निगम है ये स्वच्छता जन भागीदारी अभियान जो है उसमें अव्वल रहा, और उसी अव्वल रहने के कारण, ठीक है, इसको प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। पॉइंट पर चर्चा कर ले। लखनऊ नगर निगम ने स्वच्छता जन भागीदारी 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, तो ये आपके आरओ की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है यह खबर। जाने रहिए कि लखनऊ नगर निगम ने स्वच्छता जन भागीदारी 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। और यहीं पर देखा जाए तो गोमती नगर विस्तार स्थित नगरीय निकाय निदेशालय के स्वाति सभागार में डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम लखनऊ को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। यानी कि जो डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये कहां पर अवस्थित है? ये गोमती नगर लखनऊ में अवस्थित है, और इसकी तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही थी। उसी वर्षगांठ के दौरान देखा जाए तो लखनऊ नगर निगम को देखा जाए तो स्वच्छता जन भागीदारी 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान से नवाजा गया है। आगे हम बात कर ले, उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होगी नई ODOP 2.0 नीति, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति जो थी, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये किस सन में लागू की गई थी? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहां पर हम पॉइंट की चर्चा कर लें कि उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हस्तशिल्पियों व कारोबारियों को अब अपना कारोबार बड़े स्तर पर करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रदेश सरकार नई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति 2.0 लाने जा रही है। यहां पर क्या होगा? इसके लिए प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2.0 नीति लाने जा रही है, जिसके जरिए उद्यमियों को क्या मिलेगा? 5 करोड़ तक का कर्ज और मिल सकेगा। यानी कि जो उद्यमी है उन उद्यमियों को 5 करोड़ रुपए तक का कर्ज और प्रदान किया जा सकेगा। साथ ही साथ होगा क्या कि अब बड़े स्तर पर उत्पाद तैयार कराने को प्रोत्साहित किया जाएगा। खास उत्पाद वाले जिलों को निर्यात हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए नई नीति में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति थी उसको अब इनहांस किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, और ODOP 2.0 नीति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई जाएगी। आगे हम चर्चा करें, प्राकृतिक खेती का तरीका सिखाएगी कृषि सखियां। उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो प्राकृतिक खेती है उस प्राकृतिक खेती के दृष्टिकोण को और ज्यादा विस्तारित करने के लिए, एग्रीकल्चर को और ज्यादा विस्तारित करने के लिए यहां पर देखा जाए जो कृषि सखियां हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, कृषि सखियों की नियुक्ति की जाएगी। चर्चा कर ले तो प्राकृतिक खेती के लाभ व गुण किसानों को बताने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कृषि सखी नियुक्त की जाएगी, और इन्हें हर महीने 5,000 रुपए का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर हम चर्चा करें कि कृषि सखी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होंगी। जो कृषि सखियां होंगी ये स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनकी सदस्य होंगी, और इनका चयन जो होगा वो जिला स्तर पर गठित एक निगरानी कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इनका जो चयन होगा कृषि सखियों का, इनका चयन जिला स्तर पर निगरानी कमेटी के द्वारा किया जाएगा। आगे हम चर्चा कर ले, अभी तक जो प्राकृतिक खेती होती है उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रही है, अब इसको विस्तार प्रदान किया जाएगा, और इसीलिए ये आपके परीक्षा के लिए जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये पॉइंट आपके UPPCS मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, GS पेपर 6 एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उत्तर प्रदेश में कृषि विकास। अब उत्तर प्रदेश में कृषि विकास, अभी देखा जाए जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक कृषि की जाती है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ जो प्राकृतिक कृषि है इसको बढ़ावा पूरे प्रदेश में दिया जाएगा, और पूरे प्रदेश में जब बढ़ावा दिया जा रहा है तो प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए, जब प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए पहले लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को बताना होगा कि प्राकृतिक खेती से क्या क्या फायदे हैं। उनको क्या है, जो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि भाई उर्वरक डाल दिया, ज्यादा उत्पादकता हो जाए। उत्पादकता तो हो जाए ठीक है, लेकिन 2-3 साल बाद जो उर्वरक क्षमता है, जो उत्पादन क्षमता है खेत की, वो घटती जाएगी। उससे नुकसान जो होगा आने वाली पीढ़ियों को जो होगा उसका भरपाई कौन करेगा? ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना
बहुत ही जरूरी है, ठीक है, जिससे सतत विकास का जो लक्ष्य है वो भी हासिल किया जा सके और सतत कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। उसके लिए देखा जाए उस दृष्टिकोण से कृषि सखियां बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आगे हम चर्चा करें, सांख्यिकी प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण पर राज्य सरकार के मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। जो सांख्यिकी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण है, इसके लिए राज्य सरकार का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। चर्चा कर ले, यह आयोजन जो हुआ था 5 अप्रैल को हुआ था। यहां पर चर्चा करें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 5 अप्रैल 2025 को यानी कि कल विज्ञान भवन दिल्ली में सांख्यिकी प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण पर राज्य सरकार के मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, यहां पर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस की बात कर ले, इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक, सटीक और समय पर सांख्यिकी की उपलब्धता पर जोर देना। यानी कि राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो सांख्यिकी है उसकी प्रासंगिकता, सटीकता तथा समय पर उसको उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देने के उद्देश्य से ही इस सम्मेलन का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका आयोजन किया गया था। आगे हम चर्चा करें, इस सम्मेलन का थीम क्या था। इस सम्मेलन का थीम था स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टैटिकल सिस्टम। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टैटिकल सिस्टम जो ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का मुख्य विषय था। इसी विषय पर 5 अप्रैल 2025 को, ठीक है, जो विज्ञान भवन नई दिल्ली है वहीं पर इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिस पर सांख्यिकी प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अंतिम खबर पे चर्चा करें। श्रीलंका मित्र भूषण सम्मान से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की यात्रा से लौटने के बाद जब बिम्स्टेक सम्मेलन था, बिम्स्टेक सम्मेलन अटेंड करने वहां पर गए, उसको अटेंड किया और उसके बाद जब अटेंड करने के बाद वापस लौटे, तो अटेंड करने के बाद वापस लौटने के बाद वो गए श्रीलंका। श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर, ठीक है, और श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उनको देखा जाए जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विदेशी राष्ट्रों को प्रदान किया जाता है श्रीलंका के द्वारा, वो है मित्र भूषण सम्मान। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं मित्र भूषण, लेकिन श्रीलंका में इसको कहा जाता है मित्रा भूषण सम्मान। ठीक, मित्रा विभूषण। तो आप याद रखिए, मित्र भूषण लिखा रहे या मित्रा भूषण लिखा रहे। ठीक, मित्रा विभूषण या मित्र विभूषण, ये दोनों लिखा रहे तो आप समझ जाइए श्रीलंका का ही पुरस्कार है। यहां पर हम चर्चा कर लें, श्रीलंका के उपराष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके ने पीएम मोदी को सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। ये श्रीलंका का सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान है। ठीक है, सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान है मित्र विभूषण सम्मान, इससे सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे हम चर्चा करें, श्रीलंका मित्र विभूषण वहां का सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान है। यह सम्मान विदेशी हस्तियों को दिया जाता है। श्रीलंका की सरकार इन पुरस्कारों को उन राष्ट्राध्यक्षों को देती है जिनके श्रीलंका के साथ जो संबंध है वो दोस्ताना है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए पुरस्कार में एक रजत पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पदक को श्रीलंका के नवरत्नों से सजाया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है पदक, और इस पदक को ये देखिए आप छोटे छोटे नवरत्नों से सजाया गया है। ये श्रीलंका के नवरत्न है। ठीक है, इन्हीं नवरत्नों से सजाया गया, यहां पर आप देख सकते हैं। आगे हम देखें, पदक को श्रीलंका के नवरत्नों से सजाया जाता है। इसमें चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और कमल की पंखुड़ियां बनी होती हैं। मेडल पर जो कलश होता है, कलश बना होता है, इसमें चावल से भरा एक बर्तन होता है। यहां पर आप देखिए बीच में ये मेडल है। ठीक है, और इस मेडल के बीच में यहां पर एक कलश बना हुआ है जिसमें चावल से भरा एक कलश दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, इसे समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक माना जाता है। पदक पर बने सूर्य और चंद्रमा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों के शाश्वत प्रकृति को दर्शाते हैं। साल 2008 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के द्वारा इस सम्मान की शुरुआत की गई थी। यानी कि जो मित्रा विभूषण सम्मान है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2008 में की गई थी। 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी राजपक्षे के द्वारा। जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं महिंद्रा राजपक्षे, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, महिंद्रा राजपक्षे के द्वारा ही। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपके एग्जाम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले पुरस्कार होते हैं वो पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्राएं होती है यात्राएं भी आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल थे आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे, उन सब पे हमने चर्चा की। कुछ प्रश्न है, इनको उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ जो टेस्ट आप अटेंड करते हैं उन टेस्ट से यहाँ जो प्रश्न लगाए जाते हैं वो प्रश्न अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 5 प्रश्न की प्रैक्टिस हो जाती है, साथ ही साथ टेस्ट पर जब आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, वो प्रश्न अलग होते हैं। आगे हम चर्चा कर ले, प्रश्नों के बारे में जान ले। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सम्मी सिल्वा, अनुराग कुमार, मोहसिन नकवी या नजब सेठ? तो यहां पर इतने प्रश्न दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाल ही में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? स्वाति शर्मा, रजनीश कुमार, सोहनी राजोला या लीना नायर? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्वच्छता जन भागीदारी 2024 में किस नगर निगम को प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन से नगर निगम ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? वाराणसी नगर निगम, कानपुर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम या प्रयागराज नगर निगम? आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, सांख्यिकी प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण पर राज्य सरकार के मंत्रियों का सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित किया गया? 2025 कहां पर आयोजित किया गया? मुंबई, चेन्नई, विज्ञान भवन नई दिल्ली या हैदराबाद? और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को श्रीलंका का मित्र विभूषण सम्मान से नवाजा गया है? ठीक है, किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर एस जयशंकर, पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या अरुण जेटली? बहुत आसान सा प्रश्न था। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में जब आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी यूट्यूब पर वन वे कम्युनिकेशन है। जब वन वे कम्युनिकेशन होता है तो मुझे पता नहीं चलता है कि वीडियो देख कौन रहा है, लाइक कौन कर रहा है या जो कमेंट कर रहे हैं। तो कमेंट करने से एक चीज़ ये पता चलता है कि हाँ आप लोग प्रॉपर लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करने का, क्वेश्चन पूछने का मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना होता है कि आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जब आप कंटेंट को पूरे ध्यान से पढ़ रहे हैं तो प्रश्न आपको समझ में, दिमाग में आ जाएगा। लेकिन कमेंट में लिखने के लिए सिर्फ इसलिए कहता हूँ ताकि ये पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, ताकि हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है कि जब आप कमेंट का उत्तर देते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे पता चलता है कि बहुत ध्यान से प्रश्नों को या बहुत ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग तो फोटोज खींच के भेजते हैं, जो पीपीटी होती है उसकी भी क्लास प्रिंट आउट निकलवा के भेजते हैं कि सर हम लोग इसी से पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो जो कुछ भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो बहुत लंबा रही, बहुत छोटा सा वीडियो है। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।